बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं से ओम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कभी भी आप पेपर देंगे तो यह लेक्चर आपके लिए वैध होगा, चूँकि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें जो डाटा है आपका ये बदलेगा नहीं, ये यही रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अरस्तु जो थे, जो जो बातें कही होगी अरस्तु ने, वो बातें अरस्तु आज भी वही बातें बोलेंगे और 10 साल बाद भी अरस्तु वही कहेंगे। प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक बदल नहीं जाएगी, ठीक है, वो वही रहेगी जो प्लेटो ने लिखी है। तो इसलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कभी भी आप पेपर दे रहे हैं, किसी भी ईयर में आप पेपर दे रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है। आपके हर एक साल में ये प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो इसीलिए महासंग्राम रिवीजन क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तीव्र गति से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर आपको देने का प्रयास करूँगा। पॉलिटिकल साइंस के चतुर्थ सेमेस्टर में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपको पढ़ना पड़ता है, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में या विचारों के बारे में आपको जानना होता है। तो यहाँ से बनने वाले लगभग 200 या 250 से अधिक प्रश्न, मतलब 200 से अधिक प्रश्नों को मैंने रखा है, ठीक है, लगभग 250 के करीब प्रश्न होंगे। तो इनको मैं बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही तीव्र गति से जानने का प्रयास करूंगा, जो कि बहुत ही मतलब जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गई, MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, इन सभी विश्वविद्यालयों में प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सही जगह पर आप आए हैं, ठीक है। तो चलें, बहुत सही जगह पर आप आए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन अरिस्टोटल का है, अरस्तु ने कथन कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि दृष्टिकोण मतलब यह दृष्टिकोण की सरकारों का एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने दिया? मतलब यह दृष्टिकोण किसने दिया कि सरकारें जो होती हैं एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं? ये बात भी अरस्तु ने ही कही। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रस्तुत किया किसने भैया? स्पेंसर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? इनमें से कौन से विचारक संपत्ति को नैतिक मतलब कि नैसर्गिक मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं? अरिस्टोटल मानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो होता है विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक से नहीं जुड़ा है? तो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतकों में कौन नहीं है भाई? देखें, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतकों में देखें एक्विनास होते आते हैं, मर्सिलियो ऑफ पेडुआ भी आते हैं, विलियम ऑफ ओकम भी एक प्रकार से मध्यकालीन मतलब मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतकों में आते हैं। जबकि सुकरात की बात की है तो सुकरात जो है ये प्राचीन चिंतकों में आते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकरात राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सुकरात प्राचीन मध्य राजनीतिक चिंतकों में शामिल है, मध्ययुगीन में नहीं। तो यही पूछा गया था मध्ययुग में कौन नहीं है। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है, बताएं। तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है? तो क्षुधा जो है ये मानव मस्तिष्क का एक अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, किसने कहा? तो राज्य के मामले उसके प्रजाजन के ही मामले हैं, इसको सिसरो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिसरो ने सरकार के कितने रूप माने थे? तो सिसरो ने सरकार के 3 रूप माने थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिसरो के कानून संबंधी विचार किस पुस्तक में संबंधित हैं? तो सिसरो के कानून संबंधी जो विचार हैं वो द लेगिबस में संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी सा ऑप्शन, सिसरो के मतानुसार राज्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
तो सिसरो के अनुसार मतानुसार को बनाए रखने के लिए, मतलब सिसरो के मतानुसार राज्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? सरकार और शासनाधिकार आवश्यक है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए केवल रिपब्लिक पुस्तक होता तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है अरस्तु, लेकिन डी रिपब्लिक पुस्तक नहीं, डी रिपब्लिका यहाँ पर कर लें, डी रिपब्लिका पुस्तक, ठीक है। तो डी रिपब्लिका पुस्तक को लिखा है सिसरो ने, तो इसका सी ऑप्शन लगा देंगे, सिसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी रिपब्लिका सिसरो ने लिखी है। और केवल रिपब्लिक पुस्तक या द रिपब्लिक पुस्तक, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक, ऐसा दा, ये वाला दा, THE वाला दा, ठीक है। या रिपब्लिक या द रिपब्लिक पुस्तक मिलेगा तो वो प्लेटो होंगे, लेकिन डी रिपब्लिक पुस्तक या डी रिपब्लिका तो सिसरो लगाएंगे। अगला प्रश्न, मिश्रित शासन व्यवस्था का समर्थन किसने किया? मिश्रित शासन व्यवस्था का जो समर्थन किया है सिसरो ने किया। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति से एकत्रीकरण है? तो राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति से एकत्रीकरण है, ये सिसरो ने कहा था। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म सत्ता की शक्ति तथा कार्यक्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत किया था। धर्म सत्ता की शक्ति तथा कार्यक्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत किसने किया? तो देखें संत अम्ब्रोस ने, ग्रेगरी महान और ग्रेगरी सप्तम, संत अगस्टाइन, इन सभी लोगों ने धर्म की शक्ति और कार्यक्षेत्र को अत्यधिक फैलाया, विस्तृत किया। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा, उक्त सभी ने। अगला प्रश्न, मध्य युग के सर्वोच्च विचारक थे। मध्य युग के सर्वोच्च विचारक कौन थे? तो संत अगस्टाइन, संत एक्विनास जो थे, ये एक प्रकार से मध्य युग के सर्वोच्च विचारकों में माने जाते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा है, बताएं। तो एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मध्य युग का अरस्तु किसे कहा जाता है? तो मध्य युग का अरस्तु किसको कहते हैं? मध्य युग का अरस्तु एक्विनास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन राल्स का जन्म कब हुआ था, बताएं। जॉन राल्स का जन्म हुआ था 22 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, माइकल ओकेसार्ट की मृत्यु कब हुई? माइकल ओकेसार्ट की मृत्यु हुई थी 1990 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? हन्ना आरेंट का जन्म हुआ था कब भैया? 14 अक्टूबर 1906 को। 14 अक्टूबर 1906 को हन्ना आरेंट का जन्म हुआ था। किसका? हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सा में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हन्ना आरेंट थी, बताएं हन्ना आरेंट किस धर्म से संबंधित थी भैया? हन्ना आरेंट की अगर बात की जाए तो ये किस धर्म से संबंधित थी? तो ये यहूदी थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। माइकल ओकेसार्ट के विषय थे, बताएं। माइकल ओकेसार्ट की बात की जाए तो इतिहास दर्शन, राजनीति दर्शन और शिक्षा दर्शन, ये सभी माइकल ओकेसार्ट के विषय थे। डी ऑप्शन पर तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हन्ना आरेंट निम्नलिखित में से कौन थी? तो हन्ना आरेंट की अगर बात की जाए तो ये कौन थी? हन्ना आरेंट दार्शनिक, राजनीतिक, कम्युनिस्ट या फांसीवादी? तो ये एक दार्शनिक थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जॉन रॉल्स किसके विरोधी थे? जॉन रॉल्स जो थे वो उपयोगितावाद के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, माइकल ओकेसार्ट की अंतिम कृति ऑन हिस्ट्री कब प्रकाशित हुई, बताएं। माइकल ओकेसार्ट की अंतिम कृति ऑन हिस्ट्री, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1983 में इसका प्रकाशन हुआ। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त है। एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त बताएं कौन सी है? एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त, फटाफट से आप बताएंगे। एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त इनमें से देखिए, मैक्समिन नियम, न्याय की परिस्थितियां और वस्तुनिष्ठ परिस्थितियां, ये सब एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, माइकल ओकेसार्ट ने समाज में कितने नागरिक साहचर्य का उल्लेख किया? अब बताएं। यहाँ से बाहर कुछ प्रश्न आपका आएगा नहीं, बस इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, बाकी कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रश्न है, माइकल ओकेसार्ट ने समाज में कितने नागरिक साहचर्य का उल्लेख किया था? 2 नागरिक साहचर्य का उल्लेख किया माइकल ओकेसार्ट ने। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जॉन रॉल्स का संबंध है, जॉन रॉल्स का संबंध किससे है? मूल्य पद से, निष्पक्षता के रूप में भी, न्याय, चिंतनशील, संतुलन, इन सभी से है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स निम्न में से किस विद्वानों के विचारों से प्रभावित था? तो जॉन रॉल्स जो थे
ये सुकरात, बेबर और नीत्शे इन सभी के विचारों से प्रभावित थे। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार मैकियावेली ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? बताएं। न्याय शक्तिशाली का हित है किसने कहा था? तो इसको कहा था थ्रेसी मैक्रस ने। थ्रेसी मैकस ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। राजनीति की नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक विचार राजनीतिक विचारक कौन था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को शीघ्र क्षमा कर देता है, लेकिन अपने संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी क्षमा नहीं करता। ये उद्धरण है। ये किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा था भैया? तो डनिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रिंस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षा में। किसी भी विश्वविद्यालय में का ऐसा पर्चा नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। अगला प्रश्न है तो आप में भी आएगा। अगला प्रश्न। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था प्लेटो, अरस्तु, हाब्स या मैकियावेली? बताएं। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सबसे पहले राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था मैकियावेली। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया? तो राज्य शब्द की जगह पर रिपब्लिक शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने ही किया। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से। वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका। यह कथन जो है किसके संबंध में कहा गया? तो यह कथन मैकियावेली के संबंध में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक को किसने लिखा है? इसको मैकियावेली ने लिखा है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1532 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? थॉमस हॉब्स का जन्म जो हुआ था ये हुआ था भैया इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड में कब हुआ था? 5 अप्रैल 1588 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 4 दिसंबर 1679 को हो गई थी थॉमस हॉब्स की। थॉमस हॉब्स ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लेवियाथन नाम का ग्रंथ लिखा। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े रहे हैं जो है लेवियाथन ग्रंथ के लेखक थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स ने इस पुस्तक को भी लिखा लेवियाथन को। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। हॉब्स की प्रमुख रचना कौन सी है? थॉमस हॉब्स की प्रमुख रचनाओं में टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और सोशल। एक मिनट प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट ये पुस्तक किसने लिखी है? ये जॉन लॉक की पुस्तक है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है जीन जैक्स रूसो ने। लेवियाथन पुस्तक इनकी है। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेवियाथन पुस्तक इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन से। लेवियाथन की रचना कब करी इन्होंने? लेवियाथन पुस्तक को लिखा 1651 ईस्वी में। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हॉब्स के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी इनमें से? तो देखिए थॉमस हॉब्स ने इनमें से देखिए डी सिबे, लेवियाथन और डी कोर पोरे पोलिटिको ये सब पुस्तक इन्हीं की हैं। ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन ये सभी पुस्तकें इनकी हैं। अगला क्वेश्चन से। थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया था राज्य की उत्पत्ति के। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। समझौता सिद्धांत। लेवियाथन ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कई बार प्रश्न आता है। हॉब्स हैं। अगला क्वेश्चन से। हॉब्स का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में तो हुआ था लेकिन कब हुआ था? तो मैंने बताया था 1588 में इसका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन है 1588 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15 अप्रैल या 5 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। 5 अप्रैल 1588 को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हॉब्स ने जिस संप्रभुता की कल्पना की है वह कोरा काल्पनिक काल्पनिक है क्योंकि ऐसा निरंकुश शासक दुर्लभ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कहा था सेबाइन ने। इसकी आलोचना करी थी हॉब्स की। अगला क्वेश्चन से। प्राकृतिक अवस्था में लाख में कठिनाइयाँ बतलाई।
प्राकृतिक अवस्था में लॉक ने कौन सी कठिनाई बताई थी? तो 3 कठिनाइयों के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जॉन लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो लॉक के अनुसार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। देखिए लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था का मानव है वो एक प्रकार से समझा सुलझा है, एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रहता है। लेकिन जो हाब्स का मानव है प्राकृतिक अवस्था का, वो दंगल करता है, मार धाड़ करता है, ठीक है, और इस कारण से समझौता होता है। क्लियर? जिसकी लाठी उसकी भैंस पर काम करता है, जो थॉमस हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था का मानव, यानी राज्य जब नहीं बना था उससे पहले की स्थिति होती है आपकी प्राकृतिक अवस्था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लाक की सबसे विशिष्ट देन है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को लाक की सबसे विशिष्ट देन है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर डनिंग का है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। हीगल जो है, हीगल के बारे में प्रश्न आ रहा है, देखें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्य बस उसे उतना मतलब उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है, ये किसने कहा था? ये बढ़िया प्रश्न है हीगल के बारे में। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है भैया? हीगल के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये बताएं कि हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक था उसको समझना उतना ही कठिन था, ये एक प्रकार से किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थॉमस मोर ने कहा था, या फिर अच्छा, थॉमस मोर की एक रचना है यूटोपिया, बड़ी फेमस रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रूसो की रचना कौन सी है? जीन जैक्स रूसो की। तो रूसो की रचना है आपकी द लाज, पुस्तक लिखी है रूसो ने। सॉरी, द लाज नहीं, अच्छा, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है, दुर्भाग्य से बस उसे समझना उतना ही अधिक कठिन है, यह कथन कहा था बेपर ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किसने किया? राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किसने किया? तो किसने किया था? थॉमस हिल ग्रीन ने किया था, टीएच ग्रीन। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी विचारक ग्रीन का जन्म हुआ था। आदर्शवादी विचारक थे ग्रीन, इनका जन्म हुआ था 1836 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, तो आदर्शवादी विचारक ग्रीन का जन्म कब हुआ था? 1836 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, किसने कहा? राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है, इसको टीएच ग्रीन ने ही कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह विचार किसका है? यह विचार ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके शब्दों में मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार के भाव निहित हैं और अधिकार अपनी रक्षा के हेतु राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? तो टीएच ग्रीन का ही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के संबंध में ग्रीन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति। तो राज्य के संदर्भ में या संबंध में ग्रीन की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो कौन सी है? वो है कि राज्य का आधार इच्छा नहीं परंतु बल है, मतलब कि इच्छा है बल नहीं, ठीक है। तो राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं या बल नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन के उदारवाद का पर्याप्त प्रभाव किस पर पड़ा? तो ग्रीन के उदारवाद का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था लास्की पर, बार्कर पर और लिंडसे पर, इन सभी पर पड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है? बताएं, राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, किसने कहा था? हीगल ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीगल का जन्म कब हुआ था? 1770 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हीगल जो है उपयोगितावाद के सिद्धांतकार माने जाते हैं, ठीक है। आपको बता दूं 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, हीगल के द्वंद्वात्मक द्वंद्ववाद को मार्क्स के द्वंद्ववाद से पृथक करने हेतु कुछ विद्वानों ने
उसे क्या नाम दिया है? तो उसको आध्यात्मिक द्वंद्ववाद नाम दिया है, हीगल के द्वंद्ववाद को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न आ चुका है, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? बताएं, किसके अनुसार न्याय जो है आत्मा का सद्गुण है? तो प्लेटो मानते हैं कि न्याय जो है आत्मा का सद्गुण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारक नहीं है? इनमें से सोफिस्ट विचारकों में जार्जिया, प्रोटोगोरस और एटिफेन हैं, जबकि सुकरात नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अकादमी की स्थापना किसने की थी? अकादमी की स्थापना प्लेटो के द्वारा करी गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक प्रक्रिया है? तो दास्ता प्राकृतिक प्रक्रिया है, अरस्तु ने कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, कृत्रिम संस्था है, बल की सृष्टि है, स्वाभाविक संस्था है। तो जो है ईश्वरीय है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? ईश्वरीय संस्था है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है? अरस्तु का एक कथन था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नगर राज्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है? नगर राज्य शब्द जो जुड़ा हुआ है ये प्राचीन यूनान से जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो इनमें से देखिए, चर्च की सर्वोच्चता, राजतंत्र की प्रधानता और सार्वभौमवाद, ये सब आपको मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं में मिलेंगे। संप्रभुता का विचार नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? बताएं, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था भैया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो का साम्यवाद था। प्लेटो का साम्यवाद कैसा था भाई? बताएं, प्लेटो का साम्यवाद जो था वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय किसे मानते हैं? रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय किससे संबंधित है? तो न्याय संबंधी है रिपब्लिक का। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। द रिपब्लिका सिसरो की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्लेटो की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था जिसे यूरोप का जो है प्राथमिक मतलब विश्वविद्यालय कहा जाता है, मतलब कि प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, अथवा प्लेटो की शिक्षा संस्था का क्या नाम था? तो उसका नाम था भैया क्या? स्पार्टा स्कूल। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, किसने कहा? प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, इसको मैक्सी ने कहा था। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को लिखा, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को कहा जाता है तो उसको सामाजिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, न्याय भय का शिशु है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर, किसका कथन है? न्याय भय का शिशु है, इसको ग्लाउकन ने कहा था। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए किस विद्वान ने कहा है कि मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य यही न्याय है? मतलब मेरा स्थान, मतलब कि मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य यही न्याय है। तो ये कैटिलिन ने कहा था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये कथन जो है प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। साम्यवाद सिद्धांत किसने दिया? तो साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसको प्लेटो ने ही दिया था। इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, जो है पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्लेटो ने ही दिया था। अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की है। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की है। रिपब्लिका पुस्तक दी रिपब्लिका किसकी है? तो वो सिसरो की है। ठीक है, ये सब पुस्तकें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है। इच्छा शक्ति नहीं है राज्य का आधार है, किसने कहा? तो टी.एच. ग्रीन ने कहा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। अगला प्रश्न, किसने कहा कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है
और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। बताएं, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है और यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। इसको ग्रीन ने कहा था, थॉमस एल ग्रीन ने। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। तो राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। राज्य का कार्य क्या? जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? तो ये भी ग्रीन का कथन है। अगला प्रश्न, टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं। टी.एच. ग्रीन जो हैं ये आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? उपयोगितावादी परंपरा से आपके ग्रीन नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी ह्यूम, जे.एस. मिल और बेंथम और मिल जो है आपस में गुरु शिष्य हैं। और टी.एच. ग्रीन जो हैं ये उपयोगितावाद से नहीं जुड़े। उपयोगितावाद से जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल और ह्यूम जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? बताएं। राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा? तो टी.एच. ग्रीन ने नकारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सामान्य इच्छा परिभाषित करता है। सामान्य इच्छा किस परिभाषित करता है? संपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा जो है ये संपूर्ण इच्छा को परिभाषित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा? तो इतिहास का दर्शन ग्रंथ जो लिखा है वो हीगल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जर्मन क्रांति जो 1918 के दौरान जर्मन क्रांति 1918 के दौरान रोजा लग्जमबर्ग ने अपने साथी कॉर्ल लिबकनेट के साथ किस अखबार की शुरुआत करी थी? तो जर्मन क्रांति 1918 के दौरान रोजा लग्जमबर्ग ने अपने साथी कॉर्ल लिबकनेट के साथ मिलकर के द रेड फ्लैग नाम के अखबार की शुरुआत करी थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोजा लग्जमबर्ग ने अपने साथी लियो जो गिचेज एवं जूलियस मतलब कि जूलियन मार्शले की सहायता से रोबार्ट निजा यानी द वर्कर्स कॉज नामक अखबार का प्रारंभ किया। तो 1893 में प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। सिमोन डी वेवायर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताएं। सिमोन डी वेवायर का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो इनका जन्म पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में इनका जन्म हुआ था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिमोन डी वेवायर का जन्म जो हो वो कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी को 1908 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1886 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। सिमोन डी वेवायर हैं, क्या हैं ये? तो ये सामाजिक सिद्धांतवादी, आस्तिकवादी, दार्शनिक और नारीवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ये सभी चीजें हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी। सिमोन डी वेवायर की रचना है। सिमोन डी वेवायर की रचना इनमें से देखें, वुमेन डिस्ट्रॉयड, ये रचना इनकी बड़ी फेमस है। द ब्लड ऑफ अदर्स, ये भी पुस्तक बड़ी फेमस है। और सी केम टू स्टे, ये 3 पुस्तकें इनकी हैं सिमोन डी वेवायर की। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी पुस्तकें इन्हीं की हैं। अगला क्वेश्चन से, सिमोन डी वेवायर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन मैंने आपको बताया था कब हुआ था, 14 अप्रैल को हुआ था 1986 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को एक लेखिका सिमोन डी वेवायर ने लिखा है। द सेकंड सेक्स पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है सिमोन डी वेवायर की, और हमेशा प्रश्न आता है ये। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, रोजा लग्जमबर्ग ने द मिलिशिया एंड मिलिटरिज्म नामक कृति कब प्रकाशित की? बताएं। तो रोजा लग्जमबर्ग ने द मिलिशिया एंड मिलिटरिज्म नामक कृति जो प्रकाशित करवाई वो 1899 में प्रकाशित करवाई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। रोजा लग्जमबर्ग का जन्म 1871 में हुआ था, मृत्यु 1919 में हुई थी। बर्लिन में इनका जन्म मतलब इनका जन्म पोलैंड में हुआ था और मृत्यु बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से चले जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है कि प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार
कार्य करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करें, ये कथन किसका है? ये कथन कहा था कार्ल मार्क्स ने और हेनरी फियोल, इन दोनों ने मिलकर के कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उन्हें नाम देता है। बताएं, कार्ल मार्क्स जो है प्रजातांत्रिक संस्थाओं का उपहास करते हुए उनको धनिकों की संस्थाएं कहता है, यानी कि ये एक प्रकार से जो धनिकों की संस्थाएं, मतलब कि प्रजातंत्र की जो संस्थाएं हैं उनको धनिकों की संस्थाएं कहता है कौन? कार्ल मार्क्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है? तो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा स्वयमेव दोगुना या तिगुना हो जाएगा। मजदूर दुगने या तिगुने कर दीजिए, मुनाफा अपने आप दोगुना या तिगुना हो जाएगा। ये भी कार्ल मार्क्स का ही कथन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, इसका नारा किसने दिया था? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन मतलब का इतिहास जो रहा है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स का ये प्रसिद्ध कथन है। इनकी किस पुस्तक में इस कथन का उल्लेख किया गया है? तो इनकी साम्यवादी घोषणा पत्र जो इनका आया था, उसी साम्यवादी घोषणा पत्र में ये एक प्रकार से कहा गया है कि अब तक के जो सामाजिक जीवन का इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार मजदूरों का कोई देश नहीं होता? बताएं, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिमोन डी वेवायर एक थी। सिमोन डी वेवायर जो थी एक फ्रांसीसी लेखिका और दार्शनिक थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ बा और दोनों। अगला क्वेश्चन से, सी केम टू द से की लेखक हैं, लेखिका बताएं। इसके लेखिका हैं सिमोन डी वेवायर। सेम केम टू से, सी केम टू से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। गुणों की एक निश्चित कमी के कारण से महिला हैं। गुणों की एक निश्चित कमी के कारण से महिला हैं, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बेवायर का जन्म जो हुआ था, बेवायर को जाना जाता है, बेवायर को जाना जाता है शिक्षा के रूप में, लिंग भेद के रूप में और राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया। तो इन सभी क्षेत्रों में इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमेन डी बेवायर का जन्म 1908 में हुआ था, ठीक है, पेरिस में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जो है वो स्वतंत्र जन्मा है। मनुष्य कैसा जन्मा है भैया? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में एक प्रकार से बंधा हुआ है। किसने कहा था बताएं? तो मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प यानी इच्छा का सिद्धांत दिया? बताएं, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प यानी इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन जैक्स रूसो ने दिया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन जैक्स रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश से संबंधित थे? रूसो किस देश से संबंधित हैं? तो रूसो फ्रांस से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो की अगर बात की तो रूसो का जन्म हुआ था जिनेवा में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी एक प्रकार से जो बौद्धिकता विकसित हुई फ्रांस में, इन्होंने बड़ा काम किया है। 22 जून 1712 में इनका जन्म हुआ, 2 जुलाई 1778 में मृत्यु होती है रूस की, मतलब रूसो की, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राज्य मतलब राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा का कल्याण एवं कल्याण है। बताएं, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। तो ये किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, यह कथन निम्न में से किसका है? बताएं, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, यह कथन किसका है? यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा बताएं, रूसो की समान इच्छा है, रूसो की समान इच्छा, सभी की वास्तविक इच्छा के योग को रूसो ने समान इच्छा कहा है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो जीन जैक्स रूसो ने ही किया था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है,
किसका कथन है कि रिपब्लिक राष्ट्रीय राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं, शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? बताएं। रिपब्लिक राजनीति पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो ने ही कहा था। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रूसो ने नारा दिया था, रूसो ने नारा क्या दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, ये रूसो का ही नारा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अभी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इस पुस्तक को किसने लिखा है? गैमेल ने लिखा है, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिबक नेट ने जर्मनी में स्पार्टा मतलब इस जो है स्पार्टकस लीग की स्थापना कब करी थी? 1914 में करी थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रोजा लग्जमबर्ग ने डाई इंटरनेशनल की स्थापना कब की थी? तो डाई इंटरनेशनल की स्थापना 1914 में करी थी, अगस्त में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है अ थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक, अ थियरी ऑफ जस्टिस किस पर आधारित है? अ थियरी ऑफ जस्टिस, अ थियरी ऑफ जस्टिस जो है विवरणात्मक न्याय पर आधारित है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो चलें, अ थियरी ऑफ जस्टिस जो है वितरणात्मक न्याय पर आधारित ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैन इन डार्क टाइम्स कब प्रकाशित हुई? तो मैन इन डार्क टाइम जो प्रकाशित हुई है ये 1968 में प्रकाशित हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी हन्ना आरेंट की कृति नहीं है? हन्ना आरेंट की रचना कौन सी नहीं है? द आर्ट ऑफ वार हन्ना आरेंट की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। अगला क्वेश्चन से हन्ना आरेंट की कृति द ह्यूमन कंडीशन कब प्रकाशित हुई? द ह्यूमन कंडीशन का प्रकाशन 1959 में हुआ। इसके अलावा द ओरिजिन ऑफ टोटल मतलब कि टोटली टूरिज्म, ये पुस्तक भी हन्ना आरेंट की है। इसके अलावा ऑन वाई अलंस, ये पुस्तक भी हन्ना आरेंट की है, ध्यान रखेंगे। हन्ना आरेंट किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासित हुई थी? तो ये कब हुई थी भाई? 1941 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ह्यूमन कंडीशन के लेखक हैं, द ह्यूमन कंडीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको हन्ना आरेंट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, महिला विचारिका हैं। अगला प्रश्न है हन्ना आरेंट ने किस कृति में बीटा एक्टिवा का विचार किया? बताएं, हन्ना आरेंट ने किस कृति में बीटा एक्टिवा का विचार किया? तो बीटा एक्टिवा का विचार उन्होंने किस में किया था, किस रचना में? द ह्यूमन कंडीशन में किया था, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता के घूंघट के पीछे विचार करता है, प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता के घूंघट के पीछे विचार करता है, कथन किसका है? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ जितना काव्य पाठ संबंधित है? बताएं, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ होता है, ये बेंथम से संबंधित है कथन, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? बताएं, तो ऑन लिबर्टी का संबंध जो है वो जे.एस. मिल के साथ है, ये पुस्तक जे.एस. मिल की है, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, ये पूर्ण स्वतंत्रता से रिलेटेड पुस्तक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ, यह कथन किसका है? अपने हित को देखो लेकिन दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ, ये बेंथम का कथन था, जर्मी बेंथम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति का वर्णन किया? आनंद मापक पद्धति का वर्णन करने वाले विचारक हैं जर्मी बेंथम। 1748 में जर्मी बेंथम का जन्म हुआ था, मृत्यु 1832 में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकृति ने मानव जाति को सुख तथा दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है, यह कथन है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृति ने मानव जाति को सुख तथा दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है, यह कथन बेंथम का है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेंथम और जे.एस. मिल विश्वास रखते थे, बेंथम और जे.एस. मिल जो हैं समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है बेंथम ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य है। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य आजीविका और समानता, सुरक्षा और पर्याप्तता, ये सभी जर्मी बेंथम के अनुसार कानून के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है जर्मी बेंथम से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी है, किसका कथन है? तो ये कथन भी जर्मी बेंथम का ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है जर्मी बेंथम की, बड़ी फेमस पुस्तक है, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। पुस्तक के लेखक कौन है? तो जर्मी बेंथम ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अधिकतम सुख मतलब अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जो जुड़ा हुआ है जर्मी बेंथम से जुड़ा हुआ है। उपयोगितावाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है जर्मी बेंथम ने ही, ठीक है। और पुस्तक मैंने क्या बताई थी? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ये पुस्तक किसने लिखी है? जर्मी बेंथम की ही पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिपब्लिक राजनीतिक का ग्रंथ नहीं है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ नहीं है रिपब्लिक, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? इसको जीन जैक्स रूसो ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है। शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों के परे होते हैं। यह अमर संदेश किसका है? बताएं, सुकरात का या अरस्तु का या स्टोइक विचारधारा का या फिर प्लेटो का? तो इसको प्लेटो ने स्वयं कहा था। क्या कहा था प्लेटो ने? कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त हो, मतलब कि आर्थिक स्वार्थ में ना भिड़े रहे हों, मतलब कि वो आर्थिक हित या आर्थिक स्वार्थ ना चाह रहे हों। इहलौकिक आकर्षण, मतलब कि जो इहलौकिक आकर्षण है यानी कि जो पारलौकिक आकर्षण है उनमें होना चाहिए, इहलौकिक आकर्षण से मुक्त हों, परे हों। ये संदेश प्लेटो का है, यानी कि ये आदर्श राज्य की कल्पना में जो आदर्श राजा के बारे में इन्होंने बताया था, उस दौरान ये कथन इनका कहा गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दी लाज पुस्तक किसने लिखी है? बड़ी फेमस पुस्तक है दी लाज। दी लाज पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये प्लेटो की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक पुस्तक, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। और रिपब्लिका पुस्तक लिखी है सिसरो ने। दोनों ध्यान रखेंगे, रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है और डी रिपब्लिका पुस्तक सिसरो की है और दी लाज पुस्तक प्लेटो की है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है इनमें से। देखें, इनमें से जो प्लेटो की पुस्तक है दी स्टेटसमैन प्लेटो ने लिखी है, दी लाज पुस्तक और दी रिपब्लिक, ये तीन पुस्तकें प्लेटो की हैं, ठीक है। देखिए, ये डी रिपब्लिका दूसरी पुस्तक है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं इस प्रश्न को सुन करके। डी रिपब्लिका सिसरो की पुस्तक है और तीन पुस्तकें मुख्य रूप से इनकी हैं प्लेटो की, जो बड़ी फेमस हैं। एक है द स्टेटसमैन। द स्टेटसमैन मतलब कि THE वाला द, चूँकि फेमस पुस्तकें हैं इसीलिए द लिखा जाता है। तो दी रिपब्लिक जो पुस्तक है या द रिपब्लिक, इसके अलावा दी स्टेटसमैन, इसके अलावा दी लाज, ये तीन पुस्तकें, स्टेटसमैन, लाज और इसके अलावा रिपब्लिक, ये तीन पुस्तकें प्लेटो की हैं, ध्यान रखेंगे। दी प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? तो मैकियावेली की है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अरस्तु की पुस्तक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलें, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो अरिस्तोक्लीज इसका वास्तविक नाम था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सद्गुण ही ज्ञान है किसने कहा? सद्गुण ही ज्ञान है, इसको कहा था प्लेटो ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलना और दूसरों से मतलब दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, किसने कहा? सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, इसको सिफालस ने कहा था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, यह कथन किसका है? तो राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है, इसको प्लेटो ने कहा था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, किसने कहा? बताएं। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है, इसको प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की विचारधारा देते हुए कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपसे पूछेगा तो भी किसने दिया है? प्लेटो ने ही दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? गणित का, विज्ञान का, साहित्य का या भूगोल का? तो गणित का स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में उच्च शिक्षा प्रारंभ होती है कितने वर्ष से? तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में उच्च शिक्षा जो प्रारंभ होती है वो 30 वर्ष में से प्रारंभ होती है, 30 वर्ष के बाद ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा? मार्क्सवादी विचारधारा को युग का भ्रम किसने कहा? तो कार्ल पावर ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ये मार्क्सवाद से संबंधित है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है, और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। यद्भाव्यम जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस ये पुस्तक किसने लिखी है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ऑस्टिन ने लिखी है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है यह मत किसका है कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? निम्नलिखित में से किसने कहा ये बात, बताएं। साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, तो लेनिनवाद विचारधारा ऐसा मानती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन किसने कहा कि मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया? यह कथन किसका है? किसने कहा कि मैंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल पर खड़ा पाया और मैंने उसे सीधा किया और पैरों के बल खड़ा कर दिया? ये कार्ल मार्क्स का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति या द्वंद्ववाद की विचारधारा दी, इसके बाद में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा जो है हीगल के ही सिद्धांतों के आधार पर कार्ल मार्क्स ने दी। तो उन्होंने कहा कि जब हीगल की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो मैंने देखा तो उसको लगा कि भाई वो सिर के बल पर खड़ी हुई है, मतलब कि उल्टी है एकदम से, कोई उसमें ताल तुक नहीं है, तो मैंने उसको क्या किया, सीधा किया और पैरों के बल खड़ा किया, मतलब कि उसमें सुधार किया और कई प्रकार की इनोवेशन किया। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है वरन उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन भी कार्ल मार्क्स का है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक दूसरे वर्ग मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है? तो ये बात जान लीजिए, जब भी शोषण की बात हो, वर्ग संघर्ष की बात हो, ठीक है, तो आप कार्ल मार्क्स का नाम हमेशा ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन है, कथन किसका है? तो राज मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन है, ये कथन संत ऑगस्टाइन का था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है नैतिक प्रयोजन के अभाव में राज्य एक बड़े पैमाने की डकैती बनकर के रह जाता है, यह कथन किसका है? तो नैतिक प्रयोजन के यानी कि जब मोरलिटी खत्म हो जाती है, मोरलिटी का अभाव होता है, अभाव माने कमी, तो नैतिक प्रयोजन या मोरलिटी के अभाव में, कमी में राज्य एक बड़े पैमाने की डकैती बन करके रह जाता है, ये कथन भी संत ऑगस्टाइन ने ही कहा था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ईश्वर का आदिम और अंतिम मन है, किसने कहा? यह ईश्वर का आदिम और अंतिम मन है, किसने कहा? तो फास्टर महोदय ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ गॉड में कुल कितने अध्याय हैं? सिटी ऑफ गॉड एक पुस्तक है, तो इसमें कितने अध्याय हैं सिटी ऑफ गॉड में? तो इसमें 22 अध्याय कुल मिला करके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मनुष्य की आत्मा और शरीर की पूर्ण एकता के रूप में देखा, बताएं। निम्न में से किसने मनुष्य को आत्मा और शरीर की पूर्ण एकता के रूप में देखा? आत्मा और शरीर की पूर्ण एकता के रूप में मनुष्य को किसने देखा? संत ऑगस्टाइन ने देखा था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दो नगरों का सिद्धांत किसका मत है, मतलब किसका है? दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया? दो नगरों का सिद्धांत दिया है संत ऑगस्टाइन ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों का आधार क्या था? संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों का आधार था धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑगस्टाइन राज्य की उत्पत्ति को किसका परिणाम मानते थे, बताएं। तो ऑगस्टाइन जो है राज्य की उत्पत्ति को पाप का परिणाम मानते हैं, कि पाप के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ऑगस्टाइन का मानना है। अगला क्वेश्चन है संत ऑगस्टाइन की रचना यानी ग्रंथ का क्या नाम है?
तो संत अगस्टाइन की जो ग्रंथ है इनमें से वो कौन सा है भाई? देखें, रिपब्लिक पुस्तक ऑप्शन ए में रिपब्लिक दिया है, रिपब्लिक किसने लिखा है? प्लेटो की पुस्तक है। अर्थशास्त्र बी ऑप्शन में दिया है, तो अर्थशास्त्र आपको पता होगा कौटिल्य ने लिखा है, यानी चाणक्य ने, ठीक है। और ये पुस्तक है आपकी ईश्वर का नगर, ठीक है। तो ईश्वर का नगर पुस्तक जो लिखा है इसी ने लिखा है, यानी कि किसने? संत अगस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संत अगस्टाइन की रचनाएं विचारों की खान थी जिन्हें बाद में या बाद के कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट लेखकों ने खोदा है, यह कथन किसका है? बताएं। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है ये ईसाई धर्म की दो विचारधाराएं हैं। कैथोलिक पुरानी विचारधारा है, प्रोटेस्टेंट नई विचारधारा है। तो संत अगस्टाइन की जो रचनाएं हैं ये विचारों की खान थी जिन्हें बाद में या बाद के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लेखकों ने खोदा है, यह कथन किसका है? ये सेबाइन का कथन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाप की सत्ता का समर्थन करने वालों को क्या कहा जाता है? पाप की सत्ता का समर्थन करने वालों को पोपवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मतलब मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय क्या था? मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था भाई? फटाफट से आप बताएंगे। मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय पोप और सम्राट, राजा और प्रजा, या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य युग के राजनीतिक चिंतन का जो मुख्य विषय था पोप और सम्राट हुआ करता था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर वैध ठहराया था? तो किस आधार पर वैध ठहराया था अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को? जेएस मिल ने, जेम्स मिल मतलब कि जेएस मिल ने। जेएस मिल और जेम्स मिल दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जेएस मिल मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल, और जॉन स्टुअर्ट मिल के बप्पा थे यानी पिताजी थे जेम्स मिल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर वैध ठहराया गया? उपयोगितावाद के मतलब उपयोगिता के आधार पर उन्हें वैध ठहराया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना कि काव्यपाठ, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये जेएस मिल से मतलब कि जेम्स मिल जेएस मिल से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी और सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर के पुकारा गया है? इनमें से बताएं किसको? तो जॉन स्टुअर्ट मिल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट का जन्म कब हुआ था पूछा जाएगा प्रश्न। तो 1806 में इनका जन्म हुआ था और 1873 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों के ही मताधिकार दिए जाने के समर्थक हैं, कि जो पढ़े लिखे हों वही केवल वोट डालें, ऐसा कौन मानता था? तो जेएस मिल का मानना था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित करी मतलब आगे बढ़ाई? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा को किसने अग्रसारित करा? जेएस मिल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, मतलब कि अपने देह और अपने दिमाग का संप्रभु है, मतलब मालिक है। अपने देह पर और अपने दिमाग पर व्यक्ति का खुद का अधिकार होता है, यह किसने कहा? बताएं। तो जेएस मिल ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपयोगितावाद कृति किसकी है? कृति माने होता रचना, तो उपयोगितावाद नाम की रचना किसने लिखी है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई है उपयोगितावाद? तो 1861 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, किसने कहा? एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, यह कथन जेएस मिल का है, जॉन स्टुअर्ट मिल का। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी मिल को कहते हैं, ठीक है, जेएस मिल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो किसने बनाया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो जेएस मिल ने बनाया था। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए, प्रश्न है, हन्ना आरेंट निम्नलिखित में से थी, कौन थी? तो राजनीतिज्ञ थी, बिल्कुल। क्या थी भाई? हन्ना आरेंट क्या थी? राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, फांसीवादी, कम्युनिस्ट? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हन्ना आरेंट क्या थी बताइएगा। तो हन्ना आरेंट एक दार्शनिक थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, माइकल जे ओकेसार्ट की पहली कृति कौन सी है? माइकल जे ओकेसार्ट की पहली रचना जो है इनमें से कौन सी है? तो इनकी पहली रचना है एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स,
ठीक है, ये इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके साठ का लेख हॉब्स ऑन सिविल एसोसिएशन, ये कब प्रकाशित हुआ? इनका लेख है हॉब्स ऑन सिविल एसोसिएशन। ये माइकल मतलब किनका, माइकल जे ऑक्सफोर्ड का क्या है, एक लेख है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1975 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। माइकल जे ऑक्सफोर्ड का जन्म कब हुआ था? तो माइकल जे ऑक्सफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ था, दिसंबर महीने में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल ऑक्सफोर्ड थे, माइकल ऑक्सफोर्ड थे तो ये राजनीतिक साहित्य सिद्धांतकार और रूढ़िवादी विचारक दोनों में इनका नाम गिना जाता है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, माइकल ऑक्सफोर्ड ने राजनीति में तर्कवाद पर निबंध कब लिखा? तो राजनीति में तर्कवाद, ये शीर्षक है पूरा का पूरा। राजनीति में तर्कवाद शीर्षक से निबंध कब लिखा माइकल ऑक्सफोर्ड ने? तो इन्होंने कब लिखा था? 1962 में, 1962 में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हन्ना अरेंट का जन्म कहाँ पर हुआ था? हन्ना अरेंट का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग के लेखक कौन है? द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है ओकेसार्ट ने, माइकल जे ओकेसार्ट ने इस पुस्तक को लिखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल जे ओकेसार्ट के जीवन काल का अंतिम निबंध कौन सा था? तो इसके जीवन काल का, माइकल जे ओकेसार्ट के जीवन काल का अंतिम निबंध जो था वो था द वॉयस ऑफ लिबरल लर्निंग। इसका अंतिम जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक, ऑन हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ओकेसार्ट ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? मैंने कई बार आपको बताया बीच बीच में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलें, बातचीत बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कार्ल मार्क्स नागरिक था कहाँ का? तो कार्ल मार्क्स कहाँ के नागरिक थे? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी में एक प्रांत है, जैसे अपने यहाँ पर प्रदेश होता है वैसे जर्मनी में प्रांत है, राइन प्रांत। तो राइन प्रांत में जर्मनी के इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का 5 मई 1818 को। मृत्यु 1883 में हो गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से? देखें, थॉमस हॉब्स, देखिए लेवियाथन पुस्तक किसने लिखा है? थॉमस हॉब्स ने, मैंने कई बार आपको बताया तो ये ठीक है बिल्कुल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो। यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अ लेटर ऑन टॉलरेंस, ये पुस्तक जॉन लॉक की है, ये भी पुस्तक बिल्कुल सही है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है, ठीक है, तो यही गलत है सी ऑप्शन में। कार्ल मार्क्स की पुस्तक ये नहीं, कौन सी? स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है। तो फिर लिखा किसने है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक को लिखा है लेनिन ने। ये बात ध्यान रखें, कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यही सुमेलित नहीं है सी वाले ऑप्शन में जो लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, या कथन किसका है? तो दमन या जो है शोषण, ये सब मैंने आपको बताया था, जब भी बात है तो कार्ल मार्क्स का नाम लगा देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स। इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को अंग्रेजी में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स ने इसको लिखा था। अगला प्रश्न है, राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, या विचार किसका है? या विचार मार्क्सवादियों का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्लादिमीर इवानोविच वोरोन को लेनिन, इसका पूरा नाम है लेनिन का ये, ठीक है। तो लेनिन के किस वर्ष मार्क्सवाद को अपनाया था? मतलब बताएं, लेनिन ने किस वर्ष मार्क्सवाद को अपनाया था? तो 1889 में लेनिन ने मार्क्सवाद को अपनाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। इसका लेनिन का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 को, मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस वर्ष को खूनी रविवार माना जाता है? तो खूनी रविवार की अगर बात किया है तो 1905 में एक घटना हुई थी खूनी रविवार की, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी की डेट को, रविवार उस दिन था इसीलिए इसको खूनी रविवार कहते हैं। 1905 की घटना है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक घटना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक है लेनिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, देखें आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से किसे आधुनिक युग का जनक माना जाता है, आधुनिक युग का जनक किसको समझते हैं, मैकियावेली को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है, यह शब्द किसका है, मतलब ये किसने कहा था, डनिंग ने कहा था, प्रोफेसर डनिंग। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। राजनीति को धर्म से किसने अलग किया, राजनीति को धर्म से किसने पृथक किया भाई, तो मैकियावेली ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है, यह कथन किसका है, यह कथन मैकियावेली का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने युग का शिशु या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में इतिहास तथा तर्क का सहारा लिया था। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, किसने कहा इस कथन को, तो मैकियावेली अपने युग का शिशु है, इस कथन को डनिंग ने कहा था, प्रोफेसर डनिंग। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, यह मान्यता किसकी है, तो मनुष्य स्वभाव से दुष्ट और स्वार्थी होता है, यह मैकियावेली ने मानता था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला प्रश्न है किसे इटली का चाणक्य कहा जाता है, इटली का चाणक्य कहा जाता है मैकियावेली को ही। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्कोर्सेस पुस्तक में मैकियावेली ने समर्थन किसका किया है, तो मैकियावेली ने गणतंत्र का समर्थन किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, बताएं मार्क्स के समाजवाद को क्या कहता है भैया, मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चल करके राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन मैकाइबर ने कहा था, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कौन था, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स ही थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित है, इनमें से मार्क्सवाद से संबंधित कौन से हैं, देखिए वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद से रिलेटेड है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत सब कार्ल मार्क्स ने दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र दोनों का मतलब एक ही, 1848 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसका प्रकाशन हुआ किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, यह कथन कहा था सेबाइन ने, जी.एच. सेबाइन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन विश्वास करता है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती, ये किसने कहा, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है किसने कहा कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है किसने कहा, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न एपिक्यूरियन वाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा सभी बने हैं, बताएं। तो एपिक्यूरियन वाद के अनुसार पदार्थ और आत्मा जो हैं ये सब किससे बने, ये सब बने हैं आकाश से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिक्यूरियन वाद विचारधारा का प्रतिपादन कब किया गया, एपिक्यूरियन वाद विचारधारा का प्रतिपादन किया गया 306 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। एपिक्यूरियन वाद दर्शन की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई भैया, ग्रीक में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति समाज से सर्वदा मुक्त नहीं हो सकता, यह कथन किसका है, तो यह कथन स्टोइक विचारधारा का है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से दार्शनिकों में से कौन कल्पनावादी मतलब कौन है, बताएं। तो कल्पनावादी कौन है, प्लेटो हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है भाई, उसका उद्देश्य राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिक्यूरियन एवं स्टोइक दर्शन का केंद्र था, एपिक्यूरियन और स्टोइक दर्शन का केंद्र था यूनान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो का आदर्श राज आधारित है, प्लेटो का आदर्श राज जो है वो न्याय पर आधारित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है, इनमें से देखिए इनमें से द प्रिंस पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है, क्योंकि प्रिंस पुस्तक को किसने लिखा है, ये किसने लिखी है प्रिंस पुस्तक, मैकियावेली ने लिखी है। रिपब्लिक, स्टेटसमैन और राज, ये तीनों पुस्तकें प्लेटो की हैं। अगला क्वेश्चन है मानसिक रोग मानसिक औषधि के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, यह कथन किसका है, ये प्लेटो का कथन था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक किसने लिखी है, रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तन कौन मतलब प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो प्लेटो ही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इक्विनास के समय केंद्रीय सत्ता का अंत क्यों हुआ, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इक्विनास के समय केंद्रीय सत्ता का अंत हुआ था सामंतवादी व्यवस्था के कारण से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इक्विनास प्रभावित था किससे? इक्विनास अरस्तु से प्रभावित था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत टॉमस इक्विनास ने किसे सबसे निकृष्ट कानून बताया है? तो सबसे निकृष्ट कानून मानवीय कानून को बताया उसने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टॉमस इक्विनास राजतंत्र का था, समर्थक था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे कब धर्म के आचार्य सम्मान से विभूषित किया था? किसको? तो टॉमस एक्विनास को या थॉमस एक्विनास को। तो 1256 में किया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब एक्विनास की मृत्यु हुई तो उस समय वह कितने वर्ष का था? तो जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका जो मतलब वो 49 वर्ष का था। इसकी जो है इसका जन्म हुआ था 1225 में एक्विनास का, और मृत्यु 1275 मतलब कि 1274 में हुई थी 7 मार्च को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका कथन है मतलब ये कथन एक्विनास का है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? मध्यकाल का अरस्तु किसके कहते हैं? तो सेंट अगस्त एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य था प्रतिनिधि चर्च की स्थापना करना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सुम्मा थोलोजिका का लेखक कौन है? तो सुम्मा थोलोजिका इस ग्रंथ को लिखा है एक्विनास ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, लगभग 250 से अधिक प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास आप लोगों ने देखी 2024, 25, 26 सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पॉलिटिकल साइंस बीए चतुर्थ सेमेस्टर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लगभग 250 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपके मतलब आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।